ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਨੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੇ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਵਾਇਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਆਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ आप कैसे परिभाषित करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं वह दिशा अब औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र की दिशा है। आप ये भी कह सकते हैं कि उसको ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में रहने का क्या मतलब है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर लोगों को लगता है हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुओं का जहाँ बोलबाला होगा, हिंदुओं का शासन होगा, लेकिन यहाँ हिंदू राष्ट्र का मतलब बहुत साफ है कि ये एक ऐसा राष्ट्र होगा जो आरएसएस के मुताबिक चलेगा। उसको वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदुओं को ये भुलावा देने के लिए कि यह उनका बोलबाला होगा, लेकिन हिंदुओं को जैसा अभी भी लग रहा है और बाद में भी उनको ठीक से मालूम होगा कि उनको भी आरएसएस जैसा कहेगा वैसे ही चलना पड़ेगा। तो एक तरह से हिंदू भी आरएसएस के गुलाम होंगे। यह बात तो तय है कि इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और सिख और ईसाई ये सब हिंदुओं के मातहत होंगे। और अगर इस तरह से आप देखें तो आप ये देख सकते हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत कुछ ये कर दिया गया है। यानी आपने मुसलमानों की ज़िंदगी को लेकर इतने कानून बना दिए हैं। यानी एक मुसलमान एक हिंदू लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता, दोस्ती नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। अगर करने की सोचे तो जेल भेजा जा सकता है उसको। मुसलमान अगर बीफ खाए तो जेल जा सकता है। आपने सीए जैसा कानून पारित किया जिसमें मुसलमानों को शहरियत की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसी से बाहर कर दिया। इस तरह के और भी कानून हैं या और भी चीज़ें हैं। जैसे आप देश के बहुत ज़्यादा कई हिस्सों में चले जाएंगे, गुजरात में, दूसरी जगहों पे, तो वहाँ आप देखेंगे कि मुसलमान जहाँ ज़मीन खरीदना चाहते हैं वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए यह हिंदू राष्ट्र हो गया। ईसाइयों का अभी आपने पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ में हमला हुआ, उत्तर प्रदेश में हमला हुआ। तो एक तरह से आप उस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे हम बढ़ गए। अब अगर उसको औपचारिक तौर पर उसका ऐलान होना हो तो अलग बात है। सिलेबस तब्दीली की बात बड़ी अभी कंट्रोवर्सी है। एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं 6th से लेकर 10+2 तक जितनी निकाली गई, कुछ बातें सामने आती हैं कि आपने गांधी जी का जे निकाल दिया, नाथूराम गोडसे का ऐसा बना दिया, भगत सिंह की बात ये कर दी। पर ओवरऑल जो सेक्रेटरी एजुकेशन का एक दिन इंटरव्यू आया, वो कहता है भी हमने तो वहाँ किया है ना जहाँ जरूरत थी। स्टेटें अपना चाहें जो पढ़ाना चाहे पढ़ा सकती हैं। इसमें क्या रियलिटी किया है? नहीं, ये बात वो ठीक कह रहे हैं और ये बात स्टेट्स को समझनी चाहिए। जैसे पंजाब जैसे राज्य को या छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु या केरल जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, क्योंकि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो स्कूल की जो तालीम है उस पर स्टेट गवर्नमेंट का पूरा हक, कौन सी किताब चले कौन सी किताब नहीं चले, इस पर उसका अख्तियार है। ये उसका अख्तियार है कि वो उसको चलाए। इसलिए एनसीईआरटी ने जो किया वो मजबूर नहीं है सारे लोग कि वो एनसीईआरटी की बात मान लें। वो अपने तरीके से किताबें चलाने अपना सिलेबस बना सकते हैं, अपना सिलेबस बना सकते हैं। इन्होंने अगर मुगलों को हटा दिया तो ज़रूरी नहीं है कि पंजाब में मुगलों को हटा दे इतिहास। अगर इन्होंने ये हटा दिया कि गांधी का जो हत्यारा था, कातिल था, उसका रिश्ता किन संगठनों से था, हिंदुत्ववादी संगठनों से था, अगर इसका जिक्र हटा दिया तो ज़रूरी नहीं है कि पंजाब भी उसको हटा दे।
पंजाब के अख्तियार में है, उसका अख्तियार है कि वह उसको रखे, अपनी किताबें खुद बनाए और अपने तरीके से पढ़ाए। ये राज्यों का अख्तियार है। जी। और इसके अलावा या फिर फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाया जाएगा इतिहास हमारा अब तो? वह एक अलग चीज है, जो बात अक्सर हिंदुस्तान के ज्यादातर उन लोगों को समझ में नहीं आती है जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं या समर्थक हैं। उनको ये नहीं पता है कि अ, अब ये जो नॉलेज है या ज्ञान है, ये कोई सरहदों के भीतर नहीं रहता है। हिंदुस्तान में दिलचस्पी अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, बाकी जगह भी है। वहां लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां तो किताब लिखी जाएगी ना कि 16वीं सदी में हिंदुस्तान कैसा था, 17वीं सदी में कैसा था। तो वहां अब हिंदुस्तान का असली इतिहास पढ़ाया जाएगा। यहाँ वो इतिहास पढ़ाया जाएगा जो आरएसएस को पसंद है। तो ये हिंदुस्तान के लोगों को फैसला करना है कि वो आरएसएस के पसंद का इतिहास पढ़ना चाहते हैं या जो वाकई इतिहास है वो पढ़ना चाहते हैं। वो अच्छा था बुरा था, देखिए बादशाह कहीं भी हो वो अच्छी नहीं होगी, मोनार्की कहीं भी हो, अ, राजा राजशाही कहीं भी हो वो अच्छी नहीं होगी। अभी किंग चार्ल्स का होने जा रहा है, उनका राज्य अभिषेक होने जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड में बहस चल रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई हम इनकी वफादारी की कसम क्यों खाएं, हम तो एक जमहूरी मुल्क हैं। तो कहीं भी राजशाही अच्छी नहीं मानी जाती है, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये कहना कि नहीं नहीं मुगल जो बादशाह थे वो हिंदुस्तानी नहीं है, यह तो एकदम इतिहास को ही झुटला देना है। नॉर्मली एक बात ये कही जाती है कि जैसे एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे ईडी का, और अपोजिशन पार्टियां जो एलिगेशन 14 पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी चली गई थी और बाकी भी जगह इकट्ठे होकर बातचीत कर रही हैं लगातार। पर काउंटर ये भी साथ आ जाता है जहां रीजनल पार्टियों का भी शासन है, वहाँ वो विजिलेंस को वो भी कहते हैं उसी तरीके से नॉर्मली यूज किया जाता है पॉलिटिकल सेटअप में। सिलेबस वाले के साथ ही एक और बात, जैसे हम बात कर रहे थे कि विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने चेंज की है। इट मीन साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक रिसर्च जो जिस लेवल की पुरानी चल रही थी, साइंस में क्या तब्दीली हो कर सकते हो आप जब वो तथ्यों पे है, लॉजिक पे है, उस पे जाती है तो? देखिए हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने ये कहा कि हमने दरअसल कई चीज़ें हटाई हैं क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं उन पर बोझा बहुत पड़ रहा था, बहुत पढ़ना था उनको, तो हमने थोड़ा बोझा कम किया है। सवाल ये है कि टेक्स्ट बुक में जो चीज़ होती है, टेक्स्ट बुक एक पूरी मुकम्मल चीज़ होती है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आपकी मर्ज़ी है तो इसमें से कुछ हटा दें, जो आपकी मर्ज़ी आई या मनमाने ढंग से कर दें। आपको सोचना पड़ता है। दूसरे जो चीज़ की जा सकती थी, अगर आप कोरोना की बात कर रहे थे कि कोरोना के चलते बच्चों के पास वक़्त बहुत कम रह गया तो उनको इतनी चीज़ें कैसे पढ़ें? तो आप ये कह सकते थे कि भई इस किताब में हम इम्तिहान में यहाँ-यहाँ से सवाल करेंगे, तो हम किताब को ही नहीं एडिट कर देते हैं। तो इसलिए हमारा ध्यान ज़्यादातर किस बात पर है? हमारा ध्यान ज़्यादातर इस बात पर है कि इतिहास में क्या किया, क्योंकि उसी को लेके हमारी फ़िक्र ज़्यादा रहती है। तो हम कह रहे हैं कि मुगलों को हटा दिया इन्होंने, या आपने ये भी देखा होगा कि 1984 में जो हिंसा हुई, उस हिंसा का ज़िक्र तो है, लेकिन 2002 में जो हिंसा हुई गुजरात में, उसको हटा दिया, ठीक। या इमरजेंसी में जो ज़्यादतियाँ हुईं, उन ज़्यादतियों को हटा दिया। तो लॉजिक क्या? या फिर जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इसकी किताब है, इन किताबों से जितने डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जैसे किसान आंदोलन को हटा दिया, जो पहले हुआ था महन सिंह टिकैत और बड़ा आंदोलन, तो किसान आंदोलन को हटा दिया। जितने डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स थे सबको हटा दिया। इसका मतलब यह है कि यह एक ज़हनियत है, ये ज़हनियत वह है जिसमें डेमोक्रेसी का मतलब है सिर्फ जाके वोट डालाओ, जबकि हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी। तो वो भागीदारी कैसे होती है? जो शहरी हैं वो आंदोलन करते हैं, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ के ज़रिए वो दखल देते हैं, वो सरकारों पर दबाव बनाए रखते हैं, ये असल डेमोक्रेसी है। लेकिन ये सरकार कहती है नहीं, नहीं, ये नहीं, आपको सिर्फ वोट देना है, उसके बाद हम आपके मालिक हैं, हम जैसे कहें वैसे करो।
तो ये चीज, और उसी के साथ जो आपने साइंस की बात की, जो हाल में आपने देखा होगा नेचर में और बड़ी बड़ी मैगजीन्स में हिंदुस्तान के साइंसदान लोगों का, साइंटिस्ट के स्टेटमेंट आए, 2000 से ज्यादा साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि 10वीं क्लास के पहले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो डार्विन का था, उसको किताब से हटा दिया गया। अब आप ये समझिए कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेसिक चीज है ना, हम कैसे बने, यह जानना सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है, ये हिस्ट्री वालों के लिए भी जरूरी है, ये हम जो अदब पढ़ाते हैं, लिटरेचर, उनके लिए भी जरूरी है कि आखिर इंसान बना कैसे, यहां तक आया कैसे। अब 10वीं क्लास अगर हिंदुस्तान के स्कूल को आप देखेंगे तो लाखों बच्चे हैं जो 10वीं क्लास के आगे नहीं जाते हैं, है ना। वो 10 का इम्तहान देते हैं, फिर कुछ काम करने लगते हैं। अब जो 10वीं क्लास तक पहुंचेंगे, उनको ये पता ही नहीं होगा कि इंसान बना कैसे। आप कह रहे हैं, और 11वीं 12वीं में भी किसे पता होगा? सिर्फ उसको जो बायोलॉजी पढ़ रहा है, यानी फिजिक्स जो पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स जो पढ़ रहा है, हिस्ट्री जो पढ़ रहा है, उसको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं मालूम होगा। तो इस तरह की जो तब्दीली की गई है, इससे बहुत साफ है कि जिन्होंने एडिटिंग की है, जो कर रहे हैं, या तो उन्होंने बिना सोचे समझे किया है, जो और बहुत बुरी बात है। जहां सोच समझ के किया है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुगल बाकी तमाम, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, इस हिस्ट्री में इनका इतना बड़ा रुतबा नहीं होना चाहिए, है ना। अब जैसे आपने सुना होगा, आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले कहा गया कि हल्दी घाटी में राणा प्रताप हारे नहीं थे, वो जीते थे। तो अब हम अपनी किताब में लिख देंगे कि वो जीते थे। तो यहाँ यानी आप पूरा फैक्ट ही उलट रहे हैं। ये चीज की जा रही है, या हिस्ट्री के प्रति जो नजरिया है या किसी भी नॉलेज के प्रति, वो इस तरह से है कि हम साहबजादे कहते हैं आदर के साथ, वो वीर बालक। अब आप हर जगह चले जाइए, पेट्रोल पंप के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, वीर बालक वीर बालक। तो वो पूरे देश के दिमाग में आप जो कहते आए हैं उसको हटाकर वो जिस तरह नाम देना चाहते हैं, वो चीज भर रहे हैं वो। और यही बात टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने तब्दीली की है उससे साफ जाएगी। वही बात, जैसे आपने कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब तो ये होता है ना कि हमारी हिस्सेदारी हो, हम फैसले में कोई फर्क डाल सके कि जो हमारे मुताबिक हो। पर ये ट्रेंड तो हमारे काफ़ी लंबे समय से ही चल रहा है। जैसे लोग कहते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में है। इवन 76 तक तो एजुकेशन जो थी वो स्टेट सब्जेक्ट था, फिर वो कंकरेंट लिस्ट में आ गया, साझी सूची में आ गया। उसके बाद भी कांग्रेस रूल में भी उधर उस साइड को चला गया। अब क्वालिटेटिवली या गुणात्मक तौर पे क्या फर्क ज़्यादा क्या पड़ रहा है उससे? देखिए, ये जरूर है कि हिंदुस्तान में एक कश्मकश इसको लेकर रही है, और वह कश्मकश शुरू से रही है। एक समझ ये रही है कि सेंटर स्ट्रांग रहना चाहिए, है ना। दूसरी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। जो बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप जब कहने लगते हैं इंडियन नेशन, तो उससे ये बात छिप जाती है कि दरअसल इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि वो यूनियन गवर्नमेंट है ना। तो बहुत सारे हक हैं जो स्टेट्स के हैं, और वो उनके होने चाहिए। तो कांग्रेस में एक वक्त तक ये चीज चली, लेकिन आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे जद्दोजहद हुई, लड़ाइयाँ हुई, और उसके बाद एक फेडरल स्ट्रक्चर, वो चीज धीरे धीरे स्थिर हो गई कि फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का अपना से होगा, है ना। तो इसलिए ये जो योजना आयोग था, योजना आयोग में स्टेट्स की, या जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, उसमें स्टेट्स की हिस्सेदारी, स्टेट क्या कह रहे हैं। बीजेपी का जो पूरा नजरिया है वो है यूनिटरी नेशन का। इसलिए वो कहते हैं वन नेशन, वन कंट्री, वन इलेक्शन, हर चीज वन, वन कंट्री, वन टैक्सेशन, वन कंट्री, वन ये। डबल इंजन सरकार भी वही है, जबकि फेडरल स्ट्रक्चर में है कि भाई, और हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम इसीलिए है कि कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि हम सेंटर में हैं, आप हर जगह स्टेट में कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। एक समय के बाद कांग्रेस की सरकारें गई, 67 में सबसे पहले गई, और
उसके बाद तो सिलसिला ही बन गया कि स्टेट्स में अलग सरकारें रहेंगी। और ये एक बहुत सेहतमंद रिश्ता है जिसमें आप मिलके इस देश को चलाते हैं। अलग अलग जुबानें हैं, अलग अलग तहजीबें हैं। हिंदुस्तान की खासियत यह है। लेकिन अब जो आरएसएस और बीजेपी का नजरिया है वो ये कि यह तो सिर्फ एक ही रहेगा, उसमें कोई और आवाज नहीं होगी, हम जैसे कहेंगे वैसे ये चलेगा। तो फेडरलिज्म के जितने भी प्रिंसिपल्स थे या जितने भी उसके कायदे थे उसको एक एक करके इन्होंने तोड़ दिया और स्टेट से उनके हक लेना शुरू कर दिए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। अब जैसे पंजाब को कह दिया कि ये बॉर्डर स्टेट है, इसलिए इसका बहुत सारा इलाका हम बीएसएफ को दे देंगे। इसका मतलब स्टेट के जुरिस्डिक्शन से निकल गया वो इलाका, सेंटर के जुरिस्डिक्शन में चला गया। और ये चीज ये दूसरे स्टेट्स में भी, राजस्थान भी उस तरह हो गया, बॉर्डर स्टेट हो गया, कश्मीर तो है ही, फिर गुजरात बॉर्डर स्टेट हो गया। तो आप कई बहानों से जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको खत्म कर रहे हैं और उस पर सेंटर का कब्जा करना चाहते हैं। जैसे जीएसटी है, जीएसटी में क्या हो रहा है, स्टेट्स का जो हिस्सा है वो स्टेट्स को नहीं मिल रहा है ना। अब स्टेट का हिस्सा पूरा सेंटर के पास जा रहा है, सेंटर उनको रिलीज नहीं करता है। इतनी सारी स्कीमें हैं जो स्कीमें दरअसल स्टेट की होनी चाहिए। वो चाहे मनरेगा हो या जो राइट टू एजुकेशन का मामला हो या बाकी तमाम चीजें हो, मिड डे मील हो या कुछ भी हो, सबको अब सेंटर के नाम पे कंसंट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये पिछले दिनों जो फेडरल स्ट्रक्चर एक तरह से स्टेबलाइज कर रहा था, अब उसको पूरी तरह खत्म करके ये यूनिटरी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। ये बात भी काफ़ी लंबे समय से हम देख ही रहे हैं लगातार। एजेंसीज का दुरुपयोग और बहुत सारे लोगों को पकड़ कर ऐसे लाव बनाए, जाए जुए पिए है, वो कितने लोगों पे लगा हुआ है, स्टैन स्वामी वगैरह, तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ के लिए भी तरसते रहे और डेथ भी होगी। कितने लोग अंदर ऑलरेडी हैं। ये तो नोन फेस हैं, कई अननोन वैसे भी सैकड़ों की गिनती में अंदर चले जाते हैं। जहाँ पंजाब में भी एनएसए लगा के वो बाहर कहीं बाहर भेज दिए, कहीं बहुत तो नॉर्मल लोग हैं जो जिनको भेज दिया। और यदि इन एक्टों पे कई बार सुप्रीम कोर्ट भी सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी एक कहा है कि वो जो सेडिशन का एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताए कि ये कॉलोनियल माइंड का है, आप रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते, क्या करना चाहते हो। फिर वो दूसरे एक्ट उसी के साथ लगभग करीब-करीब वैसे ही हैं कि आप विदाउट दलील, अपील इतने साल रख सकते हो। तो जो एक थॉरो डिबेट क्यों नहीं है कंट्री में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो प्लेटफ़ॉर्म और कुछ हो? देखिए, थॉरो डिबेट तभी हो सकती है जब लोगों में एक साझेपन का भाव हो। सिखों का जो सिखों की जो फ़िक्रें हैं, उन फ़िक्रों को हिंदू भी समझ सकें। मुसलमान की जो फ़िक्र है, उस फ़िक्र को हिंदू समझ सकें। ईसाई की जो फ़िक्र है, उसको सिख समझ सकें। लेकिन अगर सब अलग-अलग हो गए और ये हिंदुओं को समझाया जाने लगा कि भई ये देखो, ये सब, इन सब का कमज़ोर रहना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हारा क्या होगा? और इनकी तादाद बढ़ रही है या ये फलां है, तो बहस तब चल सकती है। अभी हिंदुओं की एक बड़ी आबादी को ये लगता है कि इन सारे कानूनों का उसको नुकसान नहीं होगा। यूएपीए का नुकसान उसको नहीं होगा, एनएसए का नुकसान उसको नहीं होगा। आप तादाद उठा के देख लीजिए उन लोगों की जिन पर एनएसए लगाया गया है, यूएपीए लगाया गया है, कौन लोग हैं, कौन सफ़र कर रहे हैं। तो वो ज़्यादातर इन तबकों से आते हैं जिनका नाम मैंने लिया। तो हिंदुओं को लगता है इससे हमारा क्या? हिंदू वोटर को लगता है इससे हमारा क्या? इसलिए मुल्क में इसको लेकर बहस नहीं चल पाती है। दूसरे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबे अरसे से तय कर लिया कि वह अब जो लिबर्टी का प्रिंसिपल है, उस लिबर्टी के प्रिंसिपल को वो नहीं मानता है। इसलिए 2019 में जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन कश्मीर के हवाले से लगाई गई, वो आज तक नहीं सुनी गई। अब तो वो इन्फ्रक्चुअस हो गई। जबकि हेबियस कॉर्पस पिटीशन ऐसी चीज है जिसकी आप फौरन, वो मतलब इस दुनिया की सबसे जिसको पवित्र चीज कहते हैं वो है, आप उसमें देर नहीं कर सकते। लेकिन 2019 की 2023 और सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर कोई
एम्बैरेसमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई संकोच नहीं है। 370 को लेकर जो दायर किया गया वो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब आपने कल परसों पढ़ा होगा कि एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की डबल जज बेंच ने किया था कि आप डिफ़ॉल्ट बेल देंगे, है ना? आप चार्जशीट पर चार्जशीट फाइल करके किसी को जेल में नहीं रख सकते। उमर खालिद 3 साल से जेल में है, शर्जील इमाम 3.5 साल से जेल में है, 5 साल से जेल में भीमा कोरेगांव के लोग हैं। कई लोग हैं जो 10-10 साल से जेल में हैं। हमेशा ये कहते हैं अब ये लीजिए जी चार्जशीट, ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो हम ये दुनिया में कहीं नहीं होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पर लोगों को जेल में रखते हैं। दुनिया में होता ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन से साबित हो रहा है कि मेरा एक रोल है, तब तो आप मुझे जेल में रखेंगे। लेकिन यहाँ होता है कि नहीं साहब, अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए जेल में रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप डिफ़ॉल्ट बेल देंगे। अब देखिए परसों सेंटर पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पर रोक लगा दी और एक 3 जज बेंच सीजेआई ने अनाउंस की और कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी हमने जो पिछला फैसला किया था, हाई कोर्ट्स को ये कह दिया कि भैया ऐसा नहीं करना कि उस फैसले को ध्यान में रख के कुछ कर दो। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है हम लोगों को आजाद रखने के हक में नहीं है। तो जब यह समझ लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि ये बुनियादी चीज है आजादी। हमारा जो संविधान है उसमें सबसे पहली चीज लिखी हुई है आजादी, हर तरह की आजादी। अब हमसे सरकार वो ले और हमको पता ही, हम उसके बारे में फिक्रमंद ही ना हो, ये सबसे ज्यादा चिंता की बात। और काफ़ी लंबे समय से जैसे लेफ्ट, लिबरल जो फोर्सेज कभी खड़ती थी इन बातों के लिए ना, वो भी फ्रेगमेंटेड जी ऐसे दबी, कभी बयानबाजी भी कम हो रही है, मैसेज में जाना हो। तो ये ओवरऑल वीकनेसेस ऐसे कैसे आ गई है एकदम? अब ये तो बहुत तफसीली चर्चा का विषय है कि क्यों लेफ्ट का बिखराव हुआ, क्यों बाकी फोर्सेस का बिखराव हुआ। लेकिन अभी असल चीज है कि जो भी हैं वो किसी भी किस्म के लेफ्ट हों या किसी भी किस्म की डेमोक्रेटिक फोर्स हों, उनको अब हम आ गए हैं जहां हमें बिल्कुल बुनियादी चीजों की हिफाजत करनी है। अब हम तो आगे सोच ही नहीं रहे हैं। अभी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि पूरे मुल्क में हर किसी के बीच बराबरी आ जानी चाहिए। अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो बुनियाद है वो बची रहे, यानी ये उसूल बचे रहे। ये जो बराबरी का उसूल है, ये आज़ादी का उसूल है, ये लोगों की हम-आहंगी का उसूल है, ये उसूल बचे रहे। तो अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, ये हम खड़े रह पाएँगे कि नहीं? और इसकी गंभीरता को समझना हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। तो अभी वो बहसें बाद में की जा सकती हैं, क्यों कमज़ोर हो गए, क्यों नहीं। अब जो जहाँ है, जितना है, जिस ताकत से है, वो काम कर सकता है, उसको इसकी लड़ाई लड़नी। इससे पहले एक जो किसान आंदोलन हुआ, एक मास मूवमेंट की तरह, हालांकि ज़्यादातर उनमें शमूलियत पंजाब, हरियाणा और थोड़ा राजस्थान या बाकी लोगों की भी सिंबॉलिक थी, कई स्टेटों की भी सिंबॉलिक। और जिसने इतना लंबे स्ट्रगल में कम से कम इतना ज़रूर किया कि स्ट्रगल की जा सकती है और लड़ा जा सकता है मैसेज के एंगल से, उस एंगल। और हालाँकि आप जैसे बात कर रहे थे कि उनका भी अक्ष वहाँ बैठे का ही क्या, जो खालिस्तानी है, जो नक्सलवादी है, जो फलाना है, हर चीज़ उसके साथ की गई सारा। बहुत छोटी बातों को बड़ा बनाकर कर दिया। और नैरेटिव उनके पक्ष में इसलिए है क्योंकि मीडिया भी कंट्रोल्ड हो गया ऑलमोस्ट, बहुत थोड़ा बाकी बचा है। लोग वही देखते हैं, वही सुनते हैं। उनके पास कैडर भी उस एंगल का है जो ग्रास रूट लेवल पे भी जाके बात करता है। तो ऐसा जो नैरेटिव बार-बार अब क्या अक्स है, मतलब फार्मर तो आए वापस 3 बिलों को वापस करा के। एक तो वो पॉलिटिकल फाइट तो उस एंगल की दिखाई नहीं दे रही, आप अपने उसमें आ गए हैं, फिर दोबारा पुराने पोजीशन में एक लेवल की। जागरूकता थोड़ी बहुत दिखाई दी है पंजाब में और कई जगह मोर्चे छोटे-मोटे चल रहे हैं, पर उस लेवल की बात नहीं है जो होती। लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि शायद ये कंटिन्यूटी हो। इवन किसान आंदोलन से नहीं, उससे पहले का जो आंदोलन इससे एनआरसी या उसके बाद शाहीन बाग का आंदोलन था, ये एक कंटिन्यूटी का एक प्रोसेस था। ऐसे आंदोलनों की कोई उम्मीद का बात है। और दूसरी बात ये है कि जब ऐसे कह के आप किसी को रद्द कर दोगे कि ये खालिस्तानी है, ये बाकी इस एंगल का है,
उसका इम्पैक्ट को उसको काउंटर करने का तरीका और क्या है? मतलब मीडिया उनके पास है और बाकी चीज़ें। ये सबसे बदनसीबी की बात यह है जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ और अब हो रहा है। पहली बार मीडिया अवाम के खिलाफ है। अवाम का कोई भी हिस्सा जो बोलता है, मीडिया उस पर हमला शुरू करता है। आपने किसान आंदोलन की बात की। किसान आंदोलन को हिंदुस्तान के मीडिया में, हिंदी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया में खालिस्तानी, दहशतगर्द, यह सब कह के बदनाम किया गया। अभी पहलवान लड़कियां बैठी हुई हैं, है ना? आप देखिए उनको बदनाम करने की मुहिम से चल रही है मीडिया में। बाकी जगह जहां घटिया बातें उनके बारे में की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि साजिश है, इनके पीछे भी कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं, है ना? और चूंकि वो औरतें हैं, लड़कियां हैं, तो और भी घटिया बात की जा रही है। तो यह हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि पहले होता था कि जो जनता के आंदोलन होते थे, उनको मीडिया का समर्थन होता था। मीडिया के समर्थन की वजह से उसका दायरा बढ़ जाता था। या आप मान लीजिए हम और आप एक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमें जब चारों तरफ का समर्थन मिलेगा तो और मजबूत हो जाता है। लेकिन मीडिया अभी आप हमें और आपको अकेला करने का काम कर रहा है, सबसे काटने का, सब में जहर घोलने का कि इनके करीब मत जाओ। लेकिन इस बीच में ही आंदोलन होते हैं। जैसे शाहीन बाग के खिलाफ कितना हमला हुआ, मीडिया ने किस तरह उसको बदनाम किया। लेकिन शाहीन बाग आंदोलन ने एक चीज हासिल की, वो ये कि अभी तक ये रूल्स नहीं बना सके सीए का, एनआरसी अभी तक ये अनाउंस नहीं कर सके। बोलते रहते हैं, अनाउंस नहीं कर सके। तो मैं उसको उसकी जीत ही मानता हूं। किसान आंदोलन ने एक जीत हासिल की। अब हम ये कहें कि हर चीज उससे हासिल हो जाए तो वो अलग चीज है। उसी तरह उसके पहले लैंड एक्विजिशन बिल जो आया था, याद होगा आपको, इस सरकार के आते ही उस वक्त भी एक मुहिम चली और उनको वापस लेना पड़ा वो। तो ऐसे इसलिए हमें जमहूरी जो आंदोलन है उनके महत्व को कम नहीं करना चाहिए। हम आंदोलन करें। अब ये लड़कियां जो पहलवान लड़कियां बैठी हुई हैं, इसका असर होगा। आप सिर्फ देखिए कि ये 8-10 ही है ना जो जिन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने किस ताकत से उसको शुरू किया है। वो 8-10 ही हैं, कितना खतरा उठा के वहां गई हैं। अब यह इसलिए जमहूरी आंदोलन ऐसे ही चलेंगे और हमें यह समझना चाहिए कि हम एक बिल्कुल दूसरे फेज में हैं। यह सरकार जिसके सामने हम हैं, ये कोई दूसरी सरकारों की तरह नहीं है। ये बिल्कुल एक असामान्य किस्म की सरकार है। ये हर वह तरीका अपना सकती है जिस तरीके की कल्पना किसी ने नहीं की थी, है ना? आप उसको आपराधिक तरीका भी कह सकते हैं, जो कोई सरकार कभी नहीं करती है, या वहां तक जा सकती है। तो इन हालात को देखते हुए हम सारे लोगों को अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि हम क्या। जैसे पंजाब में आजकल एक नैरेटिव चला, वो अमृतपाल वाला आया, थोड़ी देर लिए आए थे और लोगों ने देखा, घूमते भी देखा, हथियारबंद होकर देखा। बाकी हालांकि उनकी उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी बैन नहीं, उस पे भी कोई पर्चा उससे पहले नहीं था। जब डाले कई डाल दिए, वो भी 307 ये वो हुआ तो कुछ अजनाड़ा में वो गया, तो सिखों ने ही बल्कि ज़्यादा रिएक्ट किया कि आपने गुरु ग्रंथ साहब को लेकर जाना, ये गलत बात है। जलंधर के गुरुद्वारे में उसने वो बेंच वगैरह उखाड़ दिए, तब अंदर से रिएक्शन ज़्यादा आया कि ये गलत बात है। और इस बात से फिर भी एक तरफ तो जो कह रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, एक बुकलेट जहाँ घूम रही है पंजाब में कि प्रधानमंत्री सिखों के साथ देखो कितना लिबरल है। और दूसरी बात, जहाँ खालिस्तान वर्सेस का एक हुआ, जो लोग मानते हैं, मतलब बहुत फ्रिंज एलिमेंट एक खालिस्तान की बात कर सकता है और रहेगी 84 के बाद थोड़ा बहुत, पर मासेज फेडरलिज्म की बात, ज़्यादा राइट्स की बात करता है, वो तो अलग बात है, पर उस एंगल से नहीं मैं सोचता। और ये एक फेक तरीके की चीज बन गई और बना दी गई है उस एंगल। ये डबल डील एक समय गेम कैसे चल सकती है, कैसे चलती है आपकी? हर जगह चल रही है। सिखों के खिलाफ तो बहुत पहले से है और बहुत आसान है। जैसा आपने खुद कहा कि किसान आंदोलन शुरू हुआ, भाई वो पंजाब के किसान हैं, उनमें ज्यादातर सिख थे। वो किसान के तौर पे वहां गए थे, सिख के तौर पे तो गए नहीं थे। अब वो सिख हैं तो सिख ही रहेंगे। जब वो इबादत करेंगे तो गुरबानी ही वो गाएंगे वहां पर। तो लेकिन आप उसे दिखा के कहेंगे देखो ये सिर्फ सिख है। अच्छा, मान लीजिए कि सिर्फ सिख ही करे, तो इसमें गलत क्या है? सिख तो इंसान है ना। अगर उसे लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है,
तो वह मांग करे तो आप कहेंगे सिर्फ सिख ही क्यों कर रहा है? ये तो बहुत अजीब सी बात हुई। लेकिन पंजाब में सिखों को लेकर दो तरह का नजरिया, कि सिख जो कहते हैं कि हम सिख हैं, वो गलत है। सिख दरअसल हिंदुओं के पहरेदार हैं। तो सिख क्या है भाई? हिंदुओं की ब्रांच है, एक ब्रांच है, हिंदुओं की एक्सटेंशन है। ये हिंदुओं को बताया जाता है ना? कि और ये थोड़े बिगड़ गए हैं, इसलिए अब ये कहते हैं हम खुद मुख्तार हैं, हम हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी आइडेंटिटी है, तो इनको डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। यह हिंदुओं को बार बार समझाया जाता है कि अगर देखो डिसिप्लिन नहीं किया तो फिर वही हो जाएगा जो उस वक्त हुआ था। अमृतपाल के बारे में फिर तफसील से बात करने का वक्त नहीं है और पंजाब के लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन किसी भी शख्स के लिए यह एक हैरानी की बात हो सकती है कि एक व्यक्ति को इतने वक्त तक यह सब करने की छूट आपने दी, खुद छूट दी, और उसके बाद एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें यह लगा कि वह बहुत बड़ा हुआ बन गया, और फिर आपने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और उसको आपने असम भेज दिया गिरफ्तार करके, शायद एनएसए और दूसरी धाराएं लगाकर आपने भेज दिया। तो यह पूछा जाए कि अमृतपाल ने कोई हत्या की, कोई इस तरह का काम किया, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा सब करने वाले कई जगह सत्ता में है ना? वो खुलेआम सभाएं करते हैं, खुलेआम सभाओं में लोगों को कहते हैं कि इनको काटो, इनको मारो, मुसलमानों को मारो, हथियार उठाओ, त्रिशूल बांटते हैं। वहाँ कोई एनएसए नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यह भेदभाव तो बहुत साफ दिख रहा है ना, ये पंजाब के सिखों को भी दिखेगा। और मुझे पता है कि पंजाब में सिख कोई अमृतपाल के मुरीद नहीं थे, है ना? वो भी समझने की कोशिश ये कर रहे थे कि ये आया कैसे और ये अचानक इतनी ज़्यादा हाइप कैसे मिल रही है। उसके पहले आपको याद होगा कि जब इस बार का इलेक्शन हुआ तो फिर सिख हिंदू डिवाइड की एक बात की जाने लगी। वो आम आदमी पार्टी ने भी की, दूसरे लोगों ने भी करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने भी करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा पंजाब में निकाली गई। अब तिरंगा यात्रा यहाँ निकालने की क्या ज़रूरत है? क्यों बार बार तिरंगा लाया जाता है? ये बतलाने के लिए कि ये वफादार नहीं है। दरअसल इस तिरंगा यात्रा जब आप निकालते हैं तो जैसे आप एनिमी टेरिटरी में लेकर आप कहते हैं ये देखो मैंने फतह कर लिया, है ना? तो आप पंजाब में तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हो, क्यों? ये तो हिंदुस्तान है, क्या मुझे हर सुबह तिरंगा लेके निकलना पड़ेगा बताने के लिए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं इस राष्ट्र के प्रति वफादार हूँ? तो आम आदमी पार्टी ने भी वही उसी पॉलिटिक्स को आगे करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी ने भी वही किया। ये पंजाब में एक अच्छी आबादी हिंदुओं की है, अगर उन हिंदुओं को डराया जाए कि देखो एक एलिमेंट है, खालिस्तानी एलिमेंट है, तो आप उनको अपनी तरफ ला सकते हो और फिर आप सत्ता हासिल कर सकते हो, जैसे आप कश्मीर में आपने किया। तो हर उस जगह जहाँ इस तरह की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो सब्सटैंशियल है, उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को पावर से कैसे बेदखल किया जाए, यह कोशिश आरएसएस और बीजेपी की है, और यह यहाँ भी है, पंजाब में भी। और जैसे ये बात है कि जहाँ ना हमारे को जस्टिस सिस्टम की बात है, किसके पास जाता है आदमी बाद में? कोई पॉलिटिकली कोई एट्रोसिटी हो, कुछ वो कोर्ट्स के पास जाता है, कहीं जाता है। एक तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, और जैसे आपने कहा कि पिछले लंबे समय से तो कोई सुन ही नहीं जाती। कितनी हैबिस कॉर्पस जम्मू कश्मीर की तो बात है ही है, बाकी मामलों में भी पड़ी हुई है। और जब ऐसा होता है तो लाजमी है कि काउंटर लोग आप जस्टिस का खुद भी करने की बात करते हैं, फिर कुछ ना कुछ जाते हैं, या कोई रिवेंज उस लेवल का होता है। तो एक्शन का रिएक्शन जिस एंगल से है कि अब ये माना जाए कि ओवरऑल जो सोसाइटी, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है हमारी, वो जुडिशरी हो सकती है, इलेक्शन कमीशन हो सकता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो सकते हैं, डिफरेंट, वो इतने वीक कैसे हो गए? वीक नहीं हुए, उन्होंने तय कर लिया। अब अगर कोई डीएम है किसी ज़िले का, अगर एसपी एसपी है किसी ज़िले का, वो तय कर ले कि वो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करेगा, है ना? अब आप एक डीएम के बारे में सोचिए, मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले के उस डीएम के बारे में सोचिए कि उसके ज़िले में एक मुसलमान लड़के और एक हिंदू लड़की की शादी होती है। वह शादी जायज़ है, दोनों बालिग हैं, शादी जायज़ है,
हाई कोर्ट ने भी कहा कि इनको सिक्योरिटी दो। डीएम ने क्या किया, उस लड़के के बाप का घर बुलडोज कर दिया। ठीक, बुलडोज ही नहीं किया, उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर इसको शान से इसका ऐलान किया कि मैंने बुलडोज कर दिया है। तो ये फैसला कौन कर रहा है? ये तो वो डीएम कर रहा है, वो एसपी कर रहा है, एक जज कर रहा है। ये लोग फैसला कर रहे हैं कि हम ये करेंगे और इस तरह इस पॉलिटिक्स में शामिल होंगे। तो वो ये नहीं कह सकते अब कि नहीं हम पर पॉलिटिकल प्रेशर है। सुप्रीम कोर्ट का एक जज ये बहाना नहीं दे सकता कि हम पर वो कहते भी हम पर कोई प्रेशर नहीं है ना। इंटरव्यूज आते हैं तो वो कहते हैं नहीं हम पर कभी कोई प्रेशर। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से कर रहे थे, तब ये बात और खतरनाक है। तो ये सारे लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने का, यानी आरएसएस का हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रोजेक्ट है, जिसमें जुडिशरी शामिल है। अब जुडिशरी को उस एक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब कोरोना के दौरान मजदूर सड़क पर थे और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई कि भाई ये मजदूर बेचारे पैदल जा रहे हैं, इनको खाने पीने का इंतज़ाम, इनको कुछ रोज़ाना भत्ता, तो सरकार ने आके कहा ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सड़क पे कोई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि सरकार कह रही है सड़क पे कोई नहीं है, हम भी मानते हैं सड़क पे कोई नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट है ही क्यों, या हाई कोर्ट्स हैं ही क्यों? और इसलिए यह हम एक बहुत बहुत ही खतरनाक दौर में हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर लिया है, जिसमें अब आप सेबी को देख लीजिए, जिसको अडानी की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची कि 6 महीना और वक्त दीजिए, 6 महीना और वक्त दीजिए कि हम जांच करेंगे। तो अब हर किसी ने लाज शर्म सब छोड़ दी है और वो बिल्कुल सामने आ गए हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, तुम्हें जो कहना है कर लो। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है हम ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम, एक तरह से हमारे दोस्त कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम एग्जीक्यूटिव कोर्ट हो गए, तो कुछ ऐसे फैसले कर देंगे जिससे आप हमारी तारीफ करते रहें, लेकिन जहां अहम मसले आएंगे वहां हम सरकार के हक में फैसला करें। ये हालात हैं और हमें इनको समझने की। ये इंटेलेक्चुअल के बारे में जो बात आ रही है कि लोग बहुत कम रह गए हैं जो बोलते हैं लिखते हैं, उसको वो बड़ा ज़्यादा मतलब सुंगड़ गया है इंटेलेक्चुअल सेटअप सारा। यूनिवर्सिटियों में भी इधर उधर भी बड़े वोकल जो कभी होते थे लोग, वो भी नहीं, लोग दिखेंगे कैसे? दिखेंगे तब जब वो खुद तो नहीं दिख सकते ना। अब हर कोई अपना यूट्यूब चैनल नहीं शुरू कर सकता या हर कोई टेलीविज़न चैनल नहीं शुरू कर सकता। अगर हमें जगह ही नहीं मिलेगी, जैसे हिंदी अखबारों में अब नहीं छपेंगे लेख, ऐसे लेख नहीं छपेंगे, तो ऐसा नहीं है कि लिखने वाले नहीं हैं, उनको छापने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन टेलीविज़न में अब उनको बुलाने वाला कोई नहीं है। तो वो प्लेटफॉर्म ख़त्म कर दिए गए। चूँकि प्लेटफॉर्म ख़त्म, मीडियम ख़त्म हो गया, तो वो अब चेहरे नहीं दिख रहे हैं। तो मैं अभी भी मानता हूँ कि हिंदुस्तान में बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो सेंसिबल बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मीडिया ने यह तय कर लिया है कि वह उनको प्लेटफॉर्म नहीं देगा, वो उनको माइक नहीं देगा, वो उनको उनकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंचने देगा, तो वे लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि लोगों की संख्या कम हो गई है। मैं नहीं मानता कि लोगों की संख्या कम हुई है, लोग हैं, दूसरे की कीमत बहुत बढ़ गई है ना। अब अगर कोई बोल रहा है और तुरंत जेल चला जाए, जेल जाए तो फिर वहां से वो निकलेगा ही नहीं, तो ये कीमत बहुत ज़्यादा है। तो अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि या तो आप गैर मामूली तौर पे बहादुर हो, है ना, आप सब कुछ गंवा देने को तैयार हो, सर पे कफन बांध लें। ये भी कुछ ज़्यादती है इस तरह की मांग करना कि आप सर पे कफन बांध लो और करो। तो अब बोलने का मतलब ये भी है कि आप सर पे कफन बांध लो। आप एक चीज़ लिखते हैं, आप पर एफआईआर होती है, आप पे एनएसए लगा दिया जाता है, आपको जेल में डाल दिया जाता है। अब आप यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। तो यह भी एक असलियत है जी। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जमहूरियत पसंद लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अब जैसे आपने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, आपका तो कोई टेलीविज़न चैनल नहीं है, आप यूट्यूब चैनल है, आप जानते हैं इसको चलाने में कितनी मुश्किल है। उस तरह के बहुत सारे लोग अब खुद से कर रहे हैं ये काम ताकि आवाज़ पहुँचे, लेकिन जो दूसरी ताकत है वो इतनी बड़ी है कि इसके सामने ये कम लगता है। काफ़ी गंभीर ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਔਰ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ। ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਟ ਮੀਨ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ।